Hey guys, welcome back. In the last video we have understood 3 rules of noun for competitive exams और आज मैं बात करूंगा रूल नंबर 4 की। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, पहले जाइए उस वीडियो को देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। तो देखिएगा मैं लिख रहा हूं यहां पर रूल नंबर 4। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो मैं उसके लिए क्लियर कर देता हूं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नाउन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और नाउन के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? नंबर की स्टडी कर रहे हैं। तो रूल नंबर 4 का कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स लिख करके समझाना चाहता हूं, क्योंकि एग्जांपल ना लिख करके अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको अच्छे से एग्जांपल समझ में नहीं आएंगे। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आई हैव a dozen pens. Number second, she sold 2 dozens eggs. Number third, Sita bought hundreds of mangoes. Number fourth example, he bought 300 of mangoes. तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं और इन्हीं एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। और ये कॉन्सेप्ट इतना आसान है प्रधान, जैसे अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि भाई जैसे भूख है आदमी के लिए जितना सीरा खाना आसान होता ना, तो उतना का उतना ही ये कॉन्सेप्ट आसान है। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा तब आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप इन एग्जाम्पल्स के अंदर कुछ संख्या सूचक शब्द देख रहे होंगे, जैसे दर्जन। डोजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्जन बोलते हैं। 100 हो गया, 100 का मतलब क्या होता है? 100। इसी प्रकार से 1000 हो गया, इसी प्रकार से मिलियन हो गया, इसी प्रकार से बिलियन हो गया। ये कुछ संख्या सूचक शब्द होते हैं। इनसे रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बच्चे क्या करते थे? कंफ्यूजन में गलत करके आ जाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कॉन्सेप्ट के अंदर 2 कंडीशंस लागू होती है। वो 2 कंडीशंस आपने अगर पढ़ ली तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो देखिएगा कंडीशन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर होता क्या है कि ये जो शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए डोजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ये जो संख्या सूचक शब्द है ना, इनसे पहले या तो निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद में आपको दे दिया जाता है नाउन। यह है पहली कंडीशन। ध्यान से समझिएगा मेरे बात को कि पहले आपको क्या दे दिए जाते हैं? संख्या सूचक शब्द दे दिए जाते हैं और उनसे पहले एग्जैक्ट आपको मिलेंगे क्या? निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द मिलेंगे। पहली कंडीशन क्या देख रहे हो कि यदि आपको संख्या सूचक शब्द मिल जाए तो उनसे पहले आपको क्या मिलेंगे? निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द मिलेंगे और उसके बाद में आपको नाउन मिलेगा। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर कुछ इस प्रकार से है कि पहले आपको दे दिया जाएगा डोजन, 100, मिलियन, कुछ इस प्रकार से आपको शब्द दे दिए जाएंगे और पीछे आपको क्या जोड़ना होगा? इनके पीछे आपको जोड़ना होगा एस। किन के पीछे? ये जो एस है ना, इनके पीछे जुड़ेगा, जैसे डोजन्स हो गया, हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड्स हो गया, मिलियंस हो गया, और उसके बाद में आपको जोड़ना है ऑफ प्लस नाउन। तो देखिएगा ये जो संख्या सूचक शब्द हैं इनकी सिर्फ 2 ही कंडीशंस है और 2 कंडीशंस के बाहर कभी भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में ये जो रूल नंबर 4 है कभी आप जिंदगी में भी नहीं भूल पाओगे। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या देखिएगा, यदि आपको संख्या सूचक शब्द मिल जाए तो इनसे पहले आपको क्या मिलेगा? निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द मिलेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूं ए डोजन, ए डोजन का मतलब क्या हो गया? 1 दर्जन। 1 दर्जन के अंदर कितनी संख्या होती है भाई? संख्या होती है 12। तो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो
ये तो हुआ निश्चित संख्या का बोध कराने वाले। और इसके अंदर जो दूसरी कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है, डोजन, 100, 1000, मिलियन के साथ में क्या लगता है, एस लगता है, उसके बाद में ऑफ प्लस नाउन लगता है। अब आपको क्या करना है, इन जो कंडीशन को है ना, इन एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करके देखना है कि कौन सा एग्जांपल इनमें से सही है और कौन सा एग्जांपल इनमें से गलत है। एरर्स के क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या किया जाता है, कोई सेंटेंस को आपको गलत दे दिया जाता है और उसको आपको सुधारना होता है। तो देखिएगा ये जो सेंटेंस हम देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। आई हैव, इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है। देखिएगा ये आ गया डोजन, क्या आ गया, डोजन। डोजन से पहले क्या दिया हुआ भाई, डोजन से पहले ए दिया हुआ है, निश्चित संख्या का बोध कराने वाला शब्द दिया है, और उसके बाद में क्या दे रखा है, नाउन। तो ये एकदम सही सेंटेंस है। जैसे देखिएगा, आई हैव ए डोजन पेन्स, मेरे पास 1 दर्जन पेन है, मतलब मेरे पास 12 पेन है। तो देखिएगा इसके अंदर पहली कंडीशन लागू हो रही है, ये डोजन वर्ड आपको दिख रहा है, ये डोजन, और उससे पहले क्या मिल गया, ये वर्ड मिल गया, निश्चित संख्या का बोध कराने वाला शब्द मिल गया, और उसके बाद क्या है, पेन्स क्या होता है, नाउन होता है। तो पहली कंडीशन इसके अंदर अप्लाई होती है, जो कि बिल्कुल सही वाक्य है। नंबर सेकंड वाक्य देखिएगा, शी सोल्ड 2 डोजन्स एग्स, उसने 2 दर्जन अंडे बेचे। तो इसके अंदर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सी यहां पर सब्जेक्ट हो गया, सोल्ड यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, मतलब पास्ट सिंपल टेंस हो गया। 2 डोजन्स एग्स, अब देखिएगा ये डोजन आपको दिख रहा है, डोजन के पीछे एस लगाया हुआ है, और एस लगाने के बाद में, सॉरी, एस लगाने से पहले आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इसके अंदर कोई सी भी कंडीशन लागू हो रही है, देखिएगा भाई, इसके अंदर 2, उसके बाद डोजन, डोजन के बाद एस लग रहा है, यहाँ पर कहीं एस लग रहा है, तो इसके अंदर देखिएगा 2 के बाद में एस लगा हुआ है, तो ये वाक्य क्या हो गया, आपका गलत हो गया। अगर ये वाक्य सही कैसे होता, अगर यहां से एस हटा देते तो ये वाक्य सही होता कि शी सोल्ड 2 डोजन एग्स, मतलब उसने 2 दर्जन अंडे बेचे। नेक्स्ट देखिएगा, सीता बॉट हंड्रेड्स ऑफ मैंगोज, क्या ये वाक्य सही है क्या, तो देखिएगा मिलान करते हैं। सीता यहां पर हो गई सब्जेक्ट, बोट हो गई यहां पर वर्ब, और उसके बाद बात करते हैं हंड्रेड्स की, किसकी बात करते हैं, हंड्रेड्स की। तो हंड्रेड्स के अंदर देखिएगा कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, ये देखिएगा यहां पर लिखा हुआ 100, 100 के साथ में क्या मिलेगा आपको, एस मिलेगा, तो हंड्रेड्स हो गया, और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है, और उसके बाद ऑफ के बाद क्या मिलेगा, नाउन मिल रहा है। तो देखिए हंड्रेड्स प्लस ऑफ प्लस नाउन, मतलब दूसरी कंडीशन लागू हो रही है, तो ये भी वाक्य क्या आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 4, ही बॉट 300 ऑफ मैंगोज, तो यहां पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, उसके बाद बात करते हैं इसकी, किसकी बात करते हैं, हंड्रेड्स की, 3 की, ऑफ की, नाउन की। यही इसी से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो देखिएगा यहां पर लिखा हुआ हंड्रेड्स, और इसके बाद में लिखा हुआ ऑफ, और उसके बाद में लिखा हुआ नाउन। तो एक अगर देखा जाए तो ये जो सेकंड कंडीशन है इसके अंदर अप्लाई हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन के अंदर कहीं पर भी आपको ये निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द दिए हुए होते हैं क्या, नहीं दिए हुए होते हैं, तो ये भी वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा कि रूल नंबर 4 के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है और इसके क्या एग्जांपल है। बहुत ही आसान है। देखिएगा 2 प्रकार की कंडीशन होती है, या तो आपको संख्या सूचक शब्दों से पहले क्या मिलेंगे, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द मिलेंगे, या फिर आपको जो संख्या सूचक शब्द है उसके पीछे एस लगाना होगा और उसके बाद में ऑफ लगा कर नाउन का उपयोग करना होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट लिख रहा है तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं अगले नियम की। सो माय डियर फ्रेंड्स, रूल नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद में अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5 को, और रूल नंबर 5 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब ये होता है कि वह संज्ञा है जिनको आप गिन ही नहीं सकते। तो ऐसी संज्ञाओं को क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। देखिएगा नाम से ही पता चलता है अनकाउंटेबल, मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते। तो देखिएगा आर्टिकल्स का एक नियम होता है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जिसको आप गिन नहीं सकते। अब जिसको आप गिन नहीं सकते उसका ना तो 1 बनेगा, ना 2 बनेगा, ना 3 बनेगा, ना तो कोई सिंगुलर फॉर्म बनेगा, ना इसका कोई प्लूरल फॉर्म बनेगा। अब अगर सिंगुलर फॉर्म ही नहीं बनेगा तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग क्यों होगा भाई। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी कंडीशन देखिएगा कि अगर आप सब्जेक्ट के रूप में, अगर आप कर्ता के रूप में अनकाउंटेबल नाउन्स का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ में वर्ब हमेशा कैसी काम आएगी, सिंगुलर फॉर्म वाली वर्ब काम आएगी। तो देखिएगा कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। देखिएगा फर्नीचर, तो फर्नीचर को आपने कभी काउंट किया, 1 फर्नीचर 2 फर्नीचर, ऐसा किया है, नहीं किया है। वाटर, पानी को कभी आपने पानी को बोला कि मेरे को 1 पानी देना, 2 पानी देना, नहीं बोला ना। ठीक इसी प्रकार से ऑयल हो गया, गोल्ड, आयरन, वर्क, नॉलेज का मतलब ज्ञान, ज्ञान को आप गिन सकते हो क्या। इसी प्रकार से लगेज, लगेज का मतलब होता है सामान, बगेज का मतलब ये होता है सामान, सीनरी का मतलब होता है दृश्य, और इमेजरी का मतलब होता है कल्पना, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, इक्विपमेंट मतलब यंत्र, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। नेक्स्ट है फूड, ब्रेड, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, हेयर, ब्रिक, स्टोन है सर, ब्रिक, स्टोन, हेयर, सर इनको तो हम गिन सकते हैं ना। तो भाई ये जो एग्जाम्पल्स है ना, हेयर, ब्रिक, स्टोन,
इनको मैं आपको स्पेशली करेक्ट करवाऊंगा, क्योंकि इनकी एक कंडीशन और भी बनती है, तो आपको सब कुछ क्लियर करवाया जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। तो एक बार जो स्टूडेंट्स उतार रहे हैं उनको नोट डाउन करिएगा, उसके बाद बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। सो गाइज, रूल नंबर 5 का कॉन्सेप्ट समझने के बाद में अब हम समझेंगे रूल नंबर 5 के एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल समझने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि नाउन्स के अंदर अगर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं वो पूछे जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स से। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर अनकाउंटेबल नाउन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कंसंट्रेशन पावर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। और अब हम समझते हैं एग्जाम्पल्स को। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिएगा, ऑल माई फर्नीचर्स वॉज ओल्ड। मेरा सारा फर्नीचर कैसा था? पुराना था। तो देखिएगा ये सेंटेंस सही है क्या? सही है सेंटेंस? कैसे सही है भाई? गलती कहां कर दी सर आपने? ये एस नहीं लगेगा, क्योंकि फर्नीचर की स्पेलिंग में एस लगता है क्या? फर्नीचर का फर्नीचर्स होता है क्या? क्यों? क्योंकि फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल बनता ही नहीं है। तो अगर प्लूरल बनेगा ही नहीं तो ये यहां से एस हट जाएगा। और उसके बाद में बात करते हैं वर्ब की। तो ये वर्ब सिंगुलर है क्या भाई? सिंगुलर वर्ब है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नॉलेज इज पावर। नॉलेज ही क्या है? पावर है। तो नॉलेज क्या है भाई? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आई हुई है? सिंगुलर आई हुई है। तो ये वाक्य भी कैसा है? एकदम सही वाक्य है। नेक्स्ट देखिएगा, हिज लगेज आर लॉस्ट। उसका सामान खो गया है। तो देखिएगा, हिज लगेज यहां पर हो गया सब्जेक्ट, और हिज लगेज कैसा सब्जेक्ट है भाई? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है सर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसका प्लूरल बनेगा ही कैसे? तो आर क्या है भाई? सिंगुलर है या प्लूरल है? आर एक प्लूरल वर्ब है सर, तो इसके साथ में लगेज के साथ क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। अब ये वाक्य एकदम सही है। कैसा होगा? हिज लगेज इज लॉस्ट। उसका सामान खो गया है। नेक्स्ट देखिएगा, द सीनरी ऑफ लद्दाख आर ब्यूटीफुल। लद्दाख का जो सीन है, लद्दाख का जो दृश्य है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? द सीनरी ऑफ लद्दाख। तो ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? सर सिंगुलर है, क्योंकि हमने बात किसी की? अनकाउंटेबल नाउन की। तो यहां पर ये जो वर्ब है ये कैसी है भाई? ये आपने प्लूरल वर्ब काम ले लिए है, तो ये वर्ब आपकी गलत हो जाएगी, और इस वर्ब की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सुरेश गेव मी एन इंफॉर्मेशन। सुरेश ने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी। तो गलती पकड़ पाए आप? कहां पर की है मैंने गलती? देखिएगा, सुरेश तो सही है, सुरेश सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। उसके बाद में दे रखा है मी। सुरेश गेव मी, सुरेश ने मुझे दी, क्या दी? इंफॉर्मेशन दी। तो अभी हमने जब अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ा था तो उसकी पहली कंडीशन हमने देखी थी कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए और एन का प्रयोग नहीं होता। तो यहां से जो एन है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 6 देखिएगा, द स्टेच्यू इज मेड ऑफ स्टोन्स। कि ये जो मूर्ति है किसकी बनी हुई है? पत्थर की बनी हुई है। तो सर कहां गलती कर दी हमने? यहां पर गलती कर दी। क्यों? क्योंकि स्टोन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल का आगे ना तो एस लगता है, ना ई एस लगता है, ना ही आई एस लगता है। तो स्टोन्स की जगह क्या हो जाएगा? स्टोन हो जाएगा। लेकिन सर हम तो ईंट, पत्थर और हेयर को गिन सकते हैं ना। मान लीजिए एक भाई साहब टकलू है, एक भाई साहब क्या है? टकलू है। तो ये जो टकलू भाई साहब है, टकलू नहीं है पूरे, इनके सर पे क्या है? 4 बाल है। इनके सर पे कितने बाल है? 4 बाल है। तो सर हम बाल को गिन सकते हैं ना? 1 2 3 4 गिन सकते हैं ना सर? तो फिर सर हम तो सर पत्थर को भी गिन सकते हैं, 1 पत्थर 2 पत्थर 3 पत्थर, हम तो सर ईंटों को भी गिन सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने देखिएगा ये सब कुछ लिखा है। देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हेयर, स्टोन, ब्रिक से पहले आपको कोई प्लूरल नंबर मिल जाए, मतलब बहुवचन संख्या मिल जाए, तब तो इनके पीछे क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा, नहीं तो इनके पीछे कभी एस और एस नहीं जुड़ेगा। तो समझ गए बात? कहने का मतलब यदि हेयर, स्टोन, ब्रिक के आगे प्लूरल नंबर मिलेगा, बहुवचन संख्या मिलेगी, तब तो इनके पीछे एस जुड़ेगा, नहीं तो इनके पीछे एस नहीं जुड़ेगा। ऊपर वाला एग्जांपल देखिएगा, स्टोन, स्टोन के पीछे, स्टोन के आगे कोई संख्या दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, इसलिए मैंने ये एस हटा दिया। अब एग्जांपल की दृष्टि से बात करते हैं। देखिएगा, एग्जांपल मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल, अजय ऑर्डर्ड 500 ब्रिक। अजय ने 5000 ईंटें ऑर्डर की। तो अब ये एग्जांपल सही है क्या? अजय ऑर्डर्ड 500। सर आपने क्या लिखा? अगर हेयर, स्टोन, ब्रिक से पहले कोई प्लूरल नंबर आया हुआ है तो इनके पीछे एस लगेगा। तो आपने सर यहां पर एस लगाया तो नहीं, तो ये ब्रिक यहां पर गलत हो गया। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रिक्स हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब बात करते हैं इस टकलू भाई साहब की।
टकलू भाई साहब नहीं है, लेकिन इसके सर पे क्या है, 4 बाल है। तो देखिएगा, अगर आप हेयर के आगे 4 लगाओगे, FOUR, तो फिर हेयर का क्या हो जाएगा, हेयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेयर्स हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल, देर आर 4 हेयर्स ऑन माई हेड। मेरे सर पे कितने बाल है, 4 बाल है। क्यों? क्योंकि हेयर से पहले मैंने क्या यूज किया, प्लूरल नंबर मैंने यूज किया। 4 सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है सर, प्लूरल होता है, तो प्लूरल है, इसलिए इसके पीछे क्या लग गया, एस लग गया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। मैं देखिएगा एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि माई हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स, तो ये वाक्य सही है क्या? अरे भाई कैसे सही है? मैंने बोला है मेरा घर पत्थर से बना हुआ है, तो मेरे घर के अंदर जो पत्थर काम में लिए मैंने, वो सारे पत्थर गिन सकते हो क्या आप? नहीं गिन सकते। तो स्टोन्स का क्या हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा। माई हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन। तो इस प्रकार से कुछ वाक्य होगा। तो बात को समझना है। देखिएगा, सिर्फ एक ही चीज यहां से समझनी है कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ड आप यूज कर रहे हो उसका भाव क्या है सेंटेंस के अंदर, तो जैसा भाव है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। तो जो बच्चे नोट कर रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने रूल नंबर 5 का कॉन्सेप्ट और उसके एग्जांपल्स पढ़े थे। अब हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल के रूप में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ध्यान से समझिएगा, अभी हमने पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन्स वे होते हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अगर हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले कर दें तो अनकाउंटेबल नाउन्स को भी काउंटेबल बनाया जा सकता है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है बोर्ड पर। यदि हमें अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल नाउन्स के रूप में शो करना हो तो हमें अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले ए पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, a loaf of, loaves of, a heap of, heaps of, etc शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यहां पर मैंने लिखे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स और उसके बाद में उनको बदला है किसके अंदर, काउंटेबल नाउन्स के अंदर। सबसे पहले देखिएगा ब्रेड, ब्रेड को हमने किसके अंदर पढ़ा था अभी भाई पहले, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। अगर ब्रेड को आपको काउंटेबल बनाना है तो ब्रेड के आगे आपको क्या जोड़ना होगा, ए लोफ ऑफ, मतलब रोटी का एक टुकड़ा। अगर रोटी के टुकड़े अधिक है तो 2 loaves ऑफ ब्रेड। अगर रोटी के टुकड़े उससे भी अधिक है, मान लिया 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो 7 loaves ऑफ ब्रेड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, आई एट ए ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। ये देखिएगा, कुछ इस प्रकार से मैंने एग्जांपल लिखा है, आई ईट ए ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। कहां पर गड़बड़ करी मैंने, यहां पर देखिएगा। ब्रेड क्या होती है, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है। ब्रेड क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और मैंने पहले ही नियम के अंदर बताया था आपको कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर आपको इस ब्रेड को काउंटेबल बनाना है, अगर आपने ब्रेकफास्ट के अंदर एक रोटी सच में खाई है तो इसको कैसे लिखोगे आप, आई ईट, क्या लिखोगे, ए लोफ ऑफ ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। इस प्रकार से आप अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में बदल सकते हो। अगर आपने 3 रोटियां खाई है तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और सॉरी लोफ की जगह क्या हो जाएगा, लोव्स हो जाएगा। मतलब आई ईट 3 loaves ऑफ ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। बात समझे कि नहीं समझे? अगर अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में बदलना होता है तो कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर रोटी की बात आती है तो रोटी के लिए हमेशा किसका प्रयोग करोगे आप, लोफ का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट देखिएगा, आइस की बात करते हैं। आइस का मतलब था बर्फ। बर्फ को आप गिन सकते हो क्या, सर नहीं गिन सकते। लेकिन अगर इसे हमें काउंटेबल बनाना हो तो आप किसका यूज करोगे, ए पीस ऑफ आइस। किसका यूज करोगे, ए पीस ऑफ आइस। नेक्स्ट देखिएगा, रबिश। रबिश का मतलब क्या होता है, कचरा। कचरे को आप गिन सकते हो क्या, सर नहीं गिन सकते। कचरे को कैसे गिन सकते हैं, लेकिन अगर इसे काउंटेबल बनाना हो तो कैसे लिखेंगे हम, ए हीप ऑफ रबिश, कचरे का एक ढेर। अब आपने गिन लिया ना इसको, कचरे का एक ढेर, कचरे का 2 ढेर, कचरे के 3 ढेर। अब ये गिन सकते हो ना आप। तो बात समझे कि नहीं समझे? अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल बनाना है
तो कुछ इस प्रकार के वर्ड्स आपको यूज करने होंगे अनकाउंटेबल नाउन से पहले। देखिएगा यहां पर ब्रेड का ब्रेड ये है, लेकिन ब्रेड से पहले ये वर्ड्स जुड़ गए। यहां पर भी आइस का आइस है, लेकिन आइस से पहले क्या जुड़ गया? एपी शॉप। यहां पर भी देखिएगा रबिश का रबिश है, रबिश का रबिशेज नहीं होगा, आइस का आइसेज नहीं होगा, ब्रेड का ब्रेड्स कभी नहीं होगा। ध्यान से समझना इस बात को। लेकिन इनसे पहले कुछ शब्द जुड़ जाएंगे जो कि अनकाउंटेबल नाउन को क्या बना देंगे? काउंटेबल बना देंगे। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक इसी प्रकार से एडवाइस है। एडवाइस का मतलब सलाह। अगर एडवाइस को आपको काउंटेबल के रूप में काम में लेना तो क्या हो जाएगा? ए पीस ऑफ एडवाइस। ठीक इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कुछ इस प्रकार से हमने अनकाउंटेबल नाउन को समझा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी लर्नर को अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ने के बाद में आई थिंक आपका जो आउटकम निकलने वाला है वो अच्छा ही निकलेगा। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल से आपको एक एक चीज़ को आपको मैंने एग्जाम्पल से समझाया है। और एक चीज़ और मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं कि इंग्लिश का एक ही नियम है कि इसका कोई नियम ही नहीं है। जितना आप इंग्लिश को पकड़ते जाओगे उतना ही आप फंसते चले जाओगे। जितना आप ब्रॉड माइंड करके इंग्लिश को समझोगे उतना ही अच्छा आप गेन कर पाओगे और उतना ही अच्छा आपके पास आउटकम निकल कर आएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ा। नाउन्स के अंदर हमने 5 रूल्स को हमने समझे कि कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार से नाउन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा है लाइक करके बताइएगा, और कमेंट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, वहां से आप मेरे को पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।